Okay, long experience of any occupation. Then veteran. Option A should be correct. Very good. Now next question. Words written on a tomb. Epitaph. Option Epitaph. C should be correct. Yeah. Now next question. Stealthily done. What is the mean of stealthily? Stealthily mean hidden work. When you do everything like hidden form, then you call stealthily. छिपकर जब कोई काम करते हैं या छल से कोई काम करते हैं, उसके लिए stealthily word हम use करते हैं. Okay, stealthily done, then called surreptitious. Option C should be correct. Means छल से किया हुआ काम. Now question number 4. Something no longer in use, well known, obsolete. Option Obsolete. C should be correct. One not concerned with right or wrong. What should be correct? Amoral. Okay. Moral. Here is a one question raised in your mind. What is the difference between amoral and immoral? Okay. कोई बताएगा क्या डिफरेंस है अमोरल और इमोरल में? जी हम आज बताने की कोशिश करते हैं मैम, तो आप समझ गए. हाँ हाँ बता ही दो बताइए. आप इसे. जी हाँ जी सर. ओके जी सर. यही हम पूछना चाहते थे, आप प्लीज बता ही दो इससे. हाँ जी सर. देखिए अमोरल क्या होता है? जो जिसमें नैतिकता का एकदम से अभाव हो. ठीक है ना. जैसे हम सोशल होता है, एक असोशल होता है. ठीक है. असोशल मतलब सोसाइटी से उसका कोई लेना देना ही नहीं है. वहां अच्छा हो बुरा हो उनसे कोई मतलब नहीं. वो असोशल पर्सन होते हैं. उसी तरीके से अमोरल में नैतिकता का एकदम से अभाव होता है. और इमोरल क्या होता है? इमोरल की मैं एक छोटी सी डेफिनेशन देना चाहूंगी. ये भी एडजेक्टिव होता है, अमोरल भी एडजेक्टिव होता है. लेकिन अमोरल का डेफिनेशन आप इस तरीके से समझ सकते हैं. समथिंग और समवन completely lacking moral, then called amoral. And immoral, something against pre-established moralities like ethics or standard, okay, in a societal practices, then called immoral. Okay, समझ में आ गया? अमोरल इमोरल. अमोरल क्या होता है? जिसमें नैतिकता का एकदम से अभाव हो. इमोरल में क्या होता है? जो समाज में स्थापित नैतिकता होती है, नैतिकता का मानक होता है, प्रथा होता है, उसके विरुद्ध जब जाके काम करते हैं वो इमोरल के श्रेणी में आता है. हैव यू गॉट इट माय पॉइंट? यस. मैम एक बार और समझा दीजिए. क्लियर Yes, नहीं हुआ. ma'am. मैडम Thank you, आपकी ma'am. कॉल आई नहीं, डिस्टर्ब कर दी. ओके देखिए, एक होता है बैड, ठीक है, एक होता है गुड. ठीक है. जी अब गुड जब जो जी नहीं कर पाता है तो बैड की श्रेणी में चला जाता है. लेकिन जिसका ना गुड से मतलब हो ना बैड से मतलब हो. हमारी बात जी समझ में आई? जैसे सोसाइटी जी किसे कहते हैं? सोसाइटी की किसी चीज से उन्हें मतलब ना हो, चाहे सोसाइटी में अच्छी चीज चल रही है या खराब चीज चल रही है, बैड चीज चल रही है, उन्हें सोसाइटी की किसी भी चीज से जब मतलब नहीं रहते उसे असोशल बोलते हैं ना. असोशल प्राणी. लाइक एनिमल्स. यू कैन गिव द एग्जाम्पल लाइक अ एनिमल. वो समाज के किसी भी उदासीन चीज से कहेंगे उनका सर कोई मैडम मतलब इनको. नहीं है. जी एक तरह से उदासीन है. एग्जैक्टली अपैथेटिक. उदासीन. उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं. उसी तरीके से अमोरल. उन्हें ना नैतिकता का एकदम से अभाव होता है. ठीक है ना. जी अनैतिक किसे कहते जी हैं? इमोरल किसे कहते हैं? जैसे कुछ मानक जो समाज के द्वारा बनाए गए हैं उस मानक पे खरे ना उतरना वो इमोरल होता है. लेकिन जिन्होंने कुछ मानक ही नहीं जाना है वो अमोरल की श्रेणी में आते हैं. क्लियर हो गया हमारी बात? ओके जी बिल्कुल. जी. ओके मैडम थैंक्स. मोस्ट वेलकम. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. A person who opposes war or use of military forces. Okay, यहाँ क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है. Then well known pacifist. Now next, severely abusive writing in generals. What should be correct? Scurrilous. Option C should be correct. जब हम अपमानजनक राइटिंग जनरल्स करते हैं उसको बोलते हैं स्क्यूरिलिज्म. Scurrilous. Option C should be correct. Now call upon God or any other power like law etc for help or protection. You can say invocation like John Milton in Paradise Lost. Okay, जब हम किसी का आवाहन करते हैं, ठीक है ना, कोई अदृश्य शक्ति का, भगवान का आवाहन करते हैं ना, उनके लिए इन्वोकेशन वर्ड यूज किया जाता है. Fear of being enclosed in a small closed space, well known claustrophobia. And agoraphobia, what is the mean of?
एगोराफोबिया। यस, एगोराफोबिया क्या होता है, जो कि हम कैसे बताएं, सपोज दैट जब हम भीड़ से डरते हैं, ठीक है, कुछ लोगों को क्या होता है, एगोराफोबिया होता है ना, भीड़ से डर लगता है। और जेनोफोबिया वेल नोन है, जब विदेशी उसे बोलते हैं ना, स्ट्रेंजर से जिसे डर लगता है, जेनोफोबिया होता है ना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग आर ड्रग्स इज एडिक्ट, वेल नोन, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 11, succession of rulers belonging to one family dynasty, option A should be correct. To cut something into two pieces, sever, option A should be correct. Now, flat metal are porcelain plate fixed on a wall, okay, as an ornament or memorial, then you call plaque. plaque means क्या होता है, एक धातु की पट्टिका होती है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं plaque. Now, act of deceiving somebody in order to make money, well known fraud, option A should be correct. This word you can find in a girl's word, this work, silver, no, justice, okay, justice. Forgery वही होती है ना, fraud करता है, 9 से 90 बना लेता है. Now question number 15, a short poem or a speech addressed to the spectators after the conclusion of a drama, epilogue, as you like it, by Rosalind. Now capable of being understood in either of two or more possible senses and therefore not definite, ambiguous. Option second should be correct. A person who is unable to pay his debt, insolvent, bankrupt. Option 3 should be correct. Anything which is no longer in use. Just we covered this question, obsolete. Option B should be correct. A person coming to a foreign land to settle there. Emigrant. Here is a question. A foreign land to settle there means एक आदमी जो foreign land से आकर यहाँ settle हो जाए, और जब यहाँ के लोग foreign में जाके settle होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, emigrant means option second हो जाता. Okay. Now question number 20. Something capable of being done. Something capable of being done. Feasible. Option B should be correct. Okay. Feasible means संभव. Now question number 21. Give and receive mutually. Sorry, give and receive mutually. Reciprocate. Option second should be correct. One who can think about the future with imagination and wisdom. Visionary. Option 4 should be correct. A doctor who treats children. Pediatrician. Option A should be correct. Now 24. One who studies election trends by means of opinion polls. ये जब वो होता है ना, चुनाव होता है तो फिर ये बहुत ज्यादा ओपिनियन पोल्स होते हैं ना, तो उसके लिए बोल रहा है कि वन हु स्टडीज, yes, like a cephalogist. Option B should be correct. Now question number 25. One who believes in offering equal opportunities to women in all spheres. Feminist. Well-known. Option second should be correct. Killing of child. Infanticide. Infant means child. Option baby होता है ना, शिशु. Option 3 should be correct. Art of good eating. What should be correct? Gastronomy. Okay, gastronomy. गैस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं ना, जो पेट से रिलेटेड होते हैं, गैस्ट्रोलॉजिस्ट. और गैस्ट्रोनॉमी जो मतलब पाक कला में निपुण होते हैं ना, आर्ट ऑफ गुड ईटिंग. नाउ पेट से रिलेटेड. वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर ऑफ आर पेन, स्टोइक. ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट. लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट, मोमेंट्री, क्षणिक. ऑप्शन सेकंड शुड बी करेक्ट. नाउ टुडेज लास्ट क्वेश्चन. To seize control of a vehicle in order to force it to go to a new destination or demand something. Hijack. अभी एक मूवी आई थी सोनम कपूर की ना, हाईजेक मूवी उसी पर थी ना, हाईजेक किया गया वो था प्लेन. Okay, now we will cover 30 question related word substitutions. If any queries, any question related this question, then we can solve it. Yes, do you have? No, ma'am. Thank you. Thank Thank you. you very much. वो to 18 जो है वो तो दूसरा मतलब. हाँ सर. ये जो जी सर बताइए.
गुड टू ईटिंग, हाँ हाँ जो खाने में, खाने के लिए जो अच्छा हो वो, तो उसका जो बताया था ना अभी आपने, उसका थोड़ा अलग सेंस निकलेगा आपने जो बताया। ओके सर, क्या होगा सर? हो सकता है हम नहीं समझ पाए। आप क्या उसका मतलब निकलेगा सर? जो गुड टू ईटिंग आपने अभी जो बताया सर था। वो आर्ट था, आर्ट, द आर्ट ऑफ गुड हाँ, गुड आर्ट ईटिंग। था। ओके आर्ट सर। होगी तो मुझे शायद ग्लूटन बोलते हैं सर। जी जो खाने का वो ग्लूटर होता है, जो पर अच्छे आर्ट खाने का फारकी होता है ना उसको बोलते हैं ग्लूटन, और जो आर्ट होती है उसको बोलते हैं गैस्ट्रोनॉमी। जी जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ रॉन्ग हुआ क्या ना ना आंसर? ना नहीं, वो नहीं, कंफर्म वो कर रहे थे। कंफर्म अच्छा कर अच्छा, रहा हूँ ओके जी। ओके। नहीं नहीं ठीक नहीं सर, ठीक, उसमें ओके। आर्ट था। जी जी, ओके। है। ग्लूटन उसको बोलते हैं जो ज्यादा खाता है। ज्यादा ग्लूटन का हिंदी में होता है एग्जैक्टली पेटू। एग्जैक्टली नहीं एग्जैक्टली, सर, खाने ज्यादा का। ज्यादा ज्यादा खाने नहीं वाले मतलब, भी तभी रहते हैं। नहीं मतलब जो है जो अच्छे खाने का मतलब शौकीन होता है उसको बोलते हैं। नहीं, जो ज्यादा खाता है, अच्छे खाने का शौकीन, तो वो और वो हो जाएगा, गवर्नमेंट हो जाएगा वो तो। जो खाने का शौकीन, लवर ऑफ गुड फूड, वो गवर्नमेंट हो जाएगा। गवर्नमेंट, वो ज्यादा अच्छा। खा जाता है, जो ज्यादा गवर्नमेंट हो खाता है जाएगा पेटू उसको बोल उसका। सकते हैं, हाँ, इसके जो लिए एक ज्यादा टर्म ले खाता है वो सकते हैं ग्लूटन पेटू। आएगा, और जो लवर ऑफ गुड फूड होता है वो गवर्नमेंट होगा। दोनों में डिफरेंस है मैम। हाँ अच्छा, मैडम, जो कहते ज्यादा खाए वालों को तो पेटू हिंदी में कहते हैं, और ग्लूटोन अंग्रेजी में, उसको इंग्लिश में। जी Am I audible? यस सर। जी, ऑडिबल सर। गुड इवनिंग सर। Good evening, good evening, sir. इतनी अच्छी चर्चा कर लेते हैं आप लोग। जो भी साथी यहाँ पर जुड़ रहे हैं उनको इस चीज का एहसास हो रहा होगा कि जिस भी बिंदु पर आप लोग चर्चा कर लेते हैं वो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम तक ही आपके दिमाग में नहीं रहेगा, आपकी तो पूरी लाइफ आपके दिमाग में रहेगी, जब चाहे तब इस्तेमाल करें, है ना। तो सर डिस्कशन आपने का एक लाइक, बहुत बड़ा फायदा होता है। जी, जी आपने लाइक किया सर, ये मैनी मैनी थैंक्स फॉर यू नहीं नहीं, इसके सही लिए। है, डिस्कशन होना चाहिए, डिस्कशन जरूरी है। हम लोगों ने टेस्ट किया था, कल जो है दिया था संडे में, आप लोगों ने अटेम्प्ट किया था उसको? यस सर, किया था, बट मैं जी सर, पूरा जी कर सर, नहीं किया। पाई थी, नेटवर्क ही यहाँ चला गया था। तो कोई इशू है उसमें क्या? नो सर, इशू नहीं है सर, वो मेरी तरफ से इशू हो गया था। नहीं नहीं, किसी को किसी क्वेश्चन पे कोई दिक्कत अगर वहां पर लग रही हो तो उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाए, नहीं तो हमारा आगे हिस्ट्री को पढ़ते हैं, क्यों? सर उसको एक बार सर, सर आपने कल वो ट्राई। 10th वाला टेस्ट लगवाया था? जी, सर जो यस 10th मैम, पे टेंस टेस्ट का टेस्ट लगवाया था। था? अच्छा सर, वो उसको जूम भी कर सकते हैं क्या? वो प्रॉपर रीड नहीं कर पा रहे थे हम। अब आप टीचमेट पे शायद टेस्ट दिए नहीं होंगे इस तरह का। आपका राइट साइड में जब आप किस तरह की दिक्कत आए तो ग्रुप पे जो है मैसेज कर दो तो कोई रिप्लाई कर देगा, नहीं तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो सर मैं राइट पढ़ रही साइड थी, में। बहुत मतलब प्रॉब्लम, बहुत मतलब अरे दिक्कत हो रही थी ऐसे वैसे मैं। करेंगे तो आंखें दर्द करने लगेंगी, उसमें प्लस का वही तो चिन्ह मैं, तो होता मेरे है साथ एक। ये प्रॉब्लम, नहीं सर मुझे लगा ना ये हाँ मेरे हाँ, साथ प्रॉब्लम है क्या। मैंने अपने हस्बैंड से बोला, बोले नहीं इसको जूम करो। जूम करने का उसमें जो है आप ऐसे जूम करोगे स्क्रीन की तरह, पिक्चर की तरह नहीं जूम होगा वो। वहां नहीं पर सर, एक जब बटन प्लस संजू सर माइनस टेस्ट का लेते दिया थे हुआ ना, है। सर जी संजू सर टेस्ट बनवाते थे ना, तो उसमें वो एक हम्म। क्वेश्चन के बाद टिक करवाते थे, वो चीज ज्यादा सही रहती नहीं, है। वो क्वेश्चन जो वहां पर आपको आते थे तो वो क्वेश्चन टाइप्ड क्वेश्चन थे, यहाँ पर पीडीएफ आपको सबमिट की जा अच्छा रही है क्वेश्चन अच्छा, पेपर की। ओके ओके, दैट्स वाई। तो यहाँ पे आपको जो है राइट साइड में आपको प्लस माइनस के दो बटन मिलेंगे, तो प्लस दबा दोगे तो जितना चाहो जितनी बार दबा दोगे प्लस तो बहुत बड़ा बड़ा दिखने लगेगा, अरे सर वो है ना, मैं जितना टाइम के चाहो उतना चक्कर में बड़ा। फटाफट पढ़ती चली गई ऐसे। हाँ चलो कोई बात नहीं, अगली बार से जब भी टेस्ट होंगे तो इस चीज को ध्यान रखिए। हम्म, यहाँ इसलिए टाइप्ड नहीं वहां पर हो पाते हैं क्योंकि फिर वहां टाइप करके आपको देना, फिर पीडीएफ नहीं मिल हम्म। पाएगी उन क्वेश्चंस की, कोई नहीं सर, अब वो कर दिक्कत लूंगी पड़ नेक्स्ट टाइम। जाएगी। कल मैंने बहुत जल्दी में, जल्दी क्या, वो एक तो पढ़ नहीं पा रही थी, ऊपर से टाइम बहुत दिख गया मुझे,
और कल जो है, कल का टेस्ट में हमने ये चीज देखी है कि बहुत ज्यादा लोगों ने इंटरेस्ट लिया नहीं है। हालांकि शायद वो इसलिए नहीं ले रहे हो इंटरेस्ट क्योंकि वो फ्री ऑफ कास्ट चल रहा है। यही चीजें हम जो 300 रुपए लेके देते हैं तब लोग इंटरेस्ट लेते हैं। तो फ्री ऑफ कास्ट का थोड़ा ये बैड इम्पैक्ट पड़ता है। उसमें सोनम मैम के इसलिए जो 21 है थे और हैं उनके और 21 थे बाकी सब, और मेरे तो 19 थे सर। लेकिन हम जो 19 से एक्सेप्ट रह गए सर, उसमें उसके अलावा हमको उनको थोड़ा क्लियर तो करना चाहते थे सर कि इसमें हमारे गलत कैसे हुआ। 25 में से ये 6 तो एक बार एक से हो जाता तो सर वो क्लियर हो जाती। चलिए एक मिनट में प्रेजेंट कर रहा हूँ। सर 10 से ही निकले थे। चलिए ठीक है। आप लोगों को जो क्लास की रिकॉर्डिंग है वो टीचमेंट पे नहीं मिलेगी। वो डेली का डेली मैं यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ। वो टीचमेंट पे स्पेस मिलता है एक लिमिटेड, वो स्पेस जो है यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा जो है हम उस पर नहीं रखते हैं। तो आपको यूट्यूब पे जो है वो मिल जा रहेगी। तो डेली का डेली यूट्यूब पे लिंक आता है। वो कोई समाचार हम नहीं भेज देते हैं, वो यही रिकॉर्डिंग ही होती है। तो उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। हेलो, जी गुड इवनिंग सर। वीडियो लिंक। सर एक प्रॉब्लम आती है उसमें, जब उसको देखते हैं ना यूट्यूब पर, तो सर ब्रेक हो जाती है और स्क्रीन बाद में आती है। हम देख रहे थे जो हमारी क्लास छुटी थी, तो सर ये तो वो दिक्कत हो रही टीचमेंट थी। पे ही रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है। वो टीचमेंट पे जब रिकॉर्डिंग सही नहीं हो पाती तो जो रिकॉर्डिंग यहाँ होती वही तो आपको दिखेगी। कभी कभी नेटवर्क इशू होता है, अब नहीं हो पाई है यहाँ से बढ़िया, तो वहाँ भी दिक्कत करेगी। सब में नहीं होता होगा दिक्कत ऐसी, कुछ वीडियोस में होता होगा, है ना, सब में तो नहीं होता। हाँ सर, जो हमारी क्लास छूट जाती है हम उसको देख लेते हैं। तो कभी कभी नेटवर्क इशू है, ऐसे रिकॉर्डिंग इस समय चल रही है, नेटवर्क इशू है, बहुत बढ़िया रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो अब जब यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तो वैसा ही उसमें भी आएगा। ठीक है, उसमें हम लोगों का कुछ ज्यादा होता नहीं है। देखिए कल का है टेस्ट, कल वाला ही तो है ये, क्यों? यस सर, कल का है। सब लोगों को स्क्रीन दिख रही है? जी इस दिख रही है टेस्ट सर। में जो है सबसे टॉप पर है। छोटा दिख रहा है? यस तो सर, बड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा किया नहीं कर बड़ा, दीजिए। तो बड़ा, हाँ अब सही है सर। अब सही है सर। सही है सर, सही दिख रहा है अभी सर, बहुत बढ़िया। ठीक, थैंक यू। इसमें जो है अंजलि मैडम है कोई, इन्होंने टॉप किया है 21st, इनके नंबर हैं, कंग्रेचुलेशंस। और सेम है सोनम मैडम के, बट इसमें टाइम का कोई डिफरेंट है। सोनम मैडम और अंजलि मैडम बोथ आर एट टॉप। फिर सुमित गंगवार जी हैं, राजेंद्र सर हैं, श्रीपाल सर, सुनीता मैडम, राजेंद्र प्रसाद सर, रश्मि श्रीवास्तव मैडम। चलिए देखिए, टेंस हम लोगों ने पढ़े थे और टेंस का एक कॉन्सेप्टुअल एक्सरसाइज हमने वहां भी कर लिया था। और ये टेंस का जो है एक एग्जाम ओरिएंटेड था कि कैसे क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ये ऐसे आई हैव नॉट सीन हिम, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, यहाँ पर आगे 20 इयर्स दिया हुआ है ये, तो सिंस गलत है, क्या आना चाहिए? फार आना चाहिए। ये और पार्ट में आएगा दिक्कत सर। है। ये सर पीरियड ऑफ टाइम में दूसरे में देखिए, when he did not find this cook in the kitchen he asked his wife, उसने पूछा है, क्वेश्चन वर्ड आगे जो है दिया नहीं है। तो इसको ही हैड गॉन कर देंगे। क्वेश्चन वर्ड अगर होता तो हम वर्ड इधर लेके आते, नहीं जी है क्वेश्चन वर्ड, तो इसको जो है वेयर ही हैड गॉन कर देंगे, सही हो जाएगा मामला। सी जी पार्ट में सही है। दिक्कत।
इसमें आल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन, देखो फार आगे लगा हुआ है। टाइम पीरियड की बात करें तो कंटिन्यूअस का टेंस जा रहा है, उसके परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर लेगा ये। आई हैव बीन होगा, समझ रहे हैं? आई एम की जगह हैव बीन कर देंगे, क्योंकि आगे जो पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है तो उसके पहले हैव बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, कंटिन्यूअस नहीं होगा। ए पार्ट में दिक्कत है आपकी। आई डू नॉट नो वेयर कुड ही, अब जब कंजक्शन का काम करता है तो वर्ब साथ में नहीं लेगा अपने पास जस्ट तुरंत। ये कंजक्शन का काम कर रहा है वेयर, तो वेयर ही आ जाएगा यहाँ पर जी, है ना? समझ पा रहे हैं? ये पार्ट में दिक्कत है। हम पहले भी बता चुके हैं कि बाय द टाइम जो है जब आता है तो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट लेता है, तो आगे तो स्ट्रक्चर सही है। वी गॉट द बाय द टाइम आता है पास्ट इंडेफिनिट लेता है सर। पास्ट इंडेफिनिट लेगा बाय द टाइम जब आया तुरंत पकड़िए पास्ट इंडेफिनिट। सही है सर, वो सही है बाय द टाइम के रिगार्डिंग। एक चीज हमने बताया था कि बाय द टाइम का जो 21 नंबर याद रखिए, हमने कुछ बताया था। बिफोर का बताया था हमने 12, 1, 2। आफ्टर का बताया था आफ्टर 21, 2, 1। मतलब इसको ध्यान रखिए, बिफोर के बाद हमेशा सेकंड फॉर्म आएगी वर्ब की, मतलब सिंपल पास्ट आएगा, और आफ्टर के पहले आएगा सेकंड। और जो 1 होता है, 1 का तात्पर्य आपका हो गया परफेक्ट टेंस। 1 का तात्पर्य परफेक्ट, पूर्ण। यहाँ भी परफेक्ट आ गया। अब बाय द टाइम अगर आ जाता है तो ये 21 वाला रूल लागू होगा। पहले जो है आपका जो है पास्ट इंडेफिनिट आएगा, और बाद में जो है यहाँ पे जो वाज आया है, वाज की जगह पर क्या आ जाएगा? हैड करेंगे तो परफेक्ट जाएगा ये। ऊपर अगर बाय द टाइम के साथ में पास्ट इंडेफिनिट आया है तो दूसरी जो क्लास जुड़ेगी वो आपकी परफेक्ट की होगी। समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं समझ रहे हैं? जी सर। तो इसको जो है हाइड कर दीजिए, मामला सही हो जाएगा सी पार्ट में। सिक्स में देखिए बाय द टाइम आया है, वी विल दिया है, यही गड़बड़। बिल काट करके गाट करिए, क्योंकि जो है पास्ट इंडेफिनिट में लेगा ये। बी पार्ट की दिक्कत है इसमें। सर इस सेंटेंस को दिखाना सर। सर ये जो सी वाला पार्ट है ये फ्यूचर परफेक्ट में है सर, कि हाँ जब तो तक हम इंडेफिनिट टिकट जाएगा। देते तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा यहाँ, सही बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा, क्योंकि बिल फ्यूचर हटा दीजिए। परफेक्ट का कनेक्टर ये होगा। बिल हटा दीजिए सिर्फ। प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा सर, सही कह रहे हैं श्रीपाल जी। सही। इसमें ठीक है, देखिए गौरी टोल्ड मी हिज नेम, आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा देंगे। आफ्टर के बाद अभी हमने क्या बताया? 21 हेड में पास्ट परफेक्ट। हैड, पास्ट परफेक्ट जाएगा। ही हैड सही हो जाएगा। सी पार्ट में दिक्कत है। 8 में वी हैव सीन हिम सेलिब्रेटिंग मेनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरीज पीरियड ऑफ टाइम है, फार करना होगा। और आएगा फार होगा सर। अब इसमें से ओल्ड एज फर्मिटी हैड बिगेन होगा कि बिगन होगा? थर्ड फॉर्म देनी पड़ेगी ना। बिगन होगा। बी पार्ट में दिक्कत आ गई। द पासर्स बाई टोल्ड अस
वेयर सर पासर है यहाँ, पासर्स नहीं है, पासर भाई। सिंगल है जी। पासर भाई टोल्ड अस। अब वेयर यहाँ पर देखिए कनेक्टिव आया है, कनेक्टिव के रूप में आया है, इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है ये, है ना। जो कनेक्टिव आया है तो वो अपने साथ में वर्ब नहीं लेगा, सब्जेक्ट है ना, सीधे ये आ जाएगा यहाँ पर, वाज उठ करके इसके ये यहाँ आ जाएगा। बाद हल के बाद आएगा। वेयर मैरिज हॉल वाज। देखिए आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years एगो, एगो आ गया तो तुरंत पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। हैव पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है, सिर्फ पास्ट कर देंगे सही हो जाएगा। सिंस ही ज्वाइंड, सिंस ही ज्वाइंड लिखा हुआ है, आगे जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। क्यों? परफेक्ट नहीं तो He had not taken। तो डिड दिया हुआ है तो नहीं होगा, he had not। यही पे मिस्टेक सर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, परफेक्ट में होगा सर, ही होगा जिससे उसने ज्वाइन किया था। He had not taken होगा इसमें। हैज आएगा, हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा सर, हेड नहीं आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। बिल्कुल सर, हैज ही होगा पर, हाँ पर प्रेजेंट में जाएगा, सही है। हैज नॉट टेकिंग। Perhaps you know that I have passed the examination। अब ये देखिए, ये भी जो है इन 1990 लिखा हो, मतलब पास्ट की बात कर रहा है, परफेक्ट में जाएगा, सॉरी इंडेफिनिट में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। सर इंडेफिनिट में जाएगा सर। तो हाय हटा दीजिए, इंडेफिनिट कर दीजिए, हो जाएगा ये। दैट आई पास्ट हो गया ना सर। ये नहीं आया सर, बैठे ये नहीं बैठा सही समझ में। Perhaps you know सर है that I passed the examination in 1990। जब पास्ट का कोई टाइम दिया है गुरुदेव, तो पास्ट एगो का सेंस दे देगा आपका, एगो और बिफोर का सेंस दे देगा। इस तरह का अगर दिया है स्ट्रक्चर तो एगो या बिफोर समझ को एगो माना गया इसलिए आया है। समझ रहे हैं इसे जी श्रीपाल सर थोड़ा सा और। पास्ट की कोई भी डेट, पास्ट की अगर कोई डेट कहीं पर दी हुई है तो उसको एगो या बिफोर का कॉन्सेप्ट समझकर लगाइए, यस्टरडे का कॉन्सेप्ट समझ के लगाइए। ये पास्ट की डेट है सर। परहैप्स यू न्यू, परहैप्स न्यू तो एज ए जनरल सेंस की बात कर रहा है, उससे कोई इसका मतलब नहीं। आप आगे की क्लास देखिए ना जी। अच्छा जी जी, उससे कोई लेना देना सर। अगला he has read 4 plays, he has read 4 plays written by Shakespeare by the end of this vacation। मतलब भविष्य की बात कर रहा है। देखो ये जो है वोकेशन खत्म होने तक की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है। परफेक्ट बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट। तो यहाँ पर जो है विल हैव रेड हो जाएगा जी बिल्कुल, ही विल हैव रेड 4 plays, विल हैव रेड हो जाएगा। ए पार्ट में दिक्कत है, खत्म होने तक। जी। when they stole the money and where did they hide it। अब क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पर, तो when के बाद वर्ब देनी पड़ेगी हमको, तो when did when they stole, यहाँ इसमें when did होगा, when did steal हो जाएगा सर, when did steal हो जाएगा, स्टील स्टील हो जाएगा, सही। ये पार्ट में दिक्कत है। द टीचर हैज टुक नहीं होगा,
थर्ड फॉर्म देना पड़ेगा इसको। जी। टाइम इमेमोरियल, जब कोई अवस्था हो या कोई पास्ट की ऐसी यादगार चीजें हों, तो वो चीजें जो है हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम कंसीडर की जाती हैं, ना कि पीरियड ऑफ टाइम। तो टाइम मेमोरियल यहाँ पर जो है पॉइंट ऑफ टाइम है। और इधर जो है सी सेल्स हैव बीन यूज्ड, परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट है यहाँ। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा या तो जो है सर ये पैसिव है, ये जो है परफेक्ट का पैसिव है, परफेक्ट का पैसिव फॉर्म है। परफेक्ट का पैसिव है। अब तो इधर फार और सिंस लिया है, तो फार ये टाइम इमेमोरियल होता है पॉइंट ऑफ टाइम, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो है यहाँ पर देना पड़ेगा हमें सिंस, फार की जगह, तब ये सही होगा। ये पार्ट में दिक्कत है आपके। ये कुछ फ्रेज और कुछ अवस्थाएं जब आप चाहे लूसेंट पढ़िए, हालांकि लूसेंट में ज्यादा डिटेल में चीजें दी हैं और रेन मार्टिन में भी मिल जाएगा आपको। तो ये सारी चीजें जो है पार्ट ऑफ कौन कौन सी चीजें पॉइंट ऑफ टाइम लेती हैं और कौन कौन सी चीजें जो है पीरियड ऑफ टाइम है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। द रिवर इज इन स्पेट एंड इट हैज ओवरफ्लॉन नहीं होता है, और फ्लॉन ये गड़बड़ लिखा हुआ है, फ्लड होगा, ओवरफ्लड होगा। फ्लॉन तो फ्लोन है, वो तो उड़ने वाला है, ऊपर उड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। नदी में बाढ़ आई है, इसका मतलब तो उड़ जाएगा। बी पार्ट में द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न। अब लॉन्ग टाइम दिया हुआ देखिए यहाँ पे, लॉन्ग टाइम ए पीरियड ऑफ टाइम है, सिंस नहीं आएगा, फॉर आएगा। सी पार्ट में दिक्कत है। देखिए अब जो भी साथियों का माइक ऑन है, पुनः अपील है कि एक बढ़िया शांत स्थान पे बैठ करके क्लास को अटेंड करें, क्योंकि आपके घर की आवाज आती है और यूट्यूब पे वीडियो जाता है और फिर पता नहीं कितने लोग सुनेंगे, तो वो चीज आपके लिए भी ठीक नहीं रहेगा। कौन है माइक ऑन करके, बर्तन भी साफ किए जा रहे हैं, साथ में पढ़ाई भी हो रही है। ऐसा तो नहीं घर वाली जो है बर्तन भी साफ कराती है, साथ में कह रही है कि पढ़ाई भी करो। दो काम करवाए जा रहे हैं। पता चलेगा कि पुरुष कल्याण समिति वाले आ जाएंगे कि बड़ा अत्याचार हो रहा है भाई साहब के पास, बर्तन भी साफ कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। ऐसा न कहें। सही बात है, अधिकारों का हनन हो रहा है, हाँ दुरुपयोग हो रहा है अधिकारों। सही। देखिए भाई, दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 years, आगे लगा हुआ है। तुरंत पकड़िए कि भाई साहब ये कंटिन्यूअस आगे होगा परफेक्ट का, है ना। हैज बीन कर देंगे, इज काट करके मामला सही हो जाएगा। बी पार्ट में दिक्कत है। इन द अर्ली ईयर ऑफ द रेनेसा ऑफ भरतनाट्यम, 30 डांस हैव देयर ओन वर्ब पकड़ते चलिए, हैव मिल गया यहाँ पर, देयर ओन सेट। अच्छा देखिए अर्ली रेनेसा की बात करी जा रही है, पास्ट की, और यहाँ पे वर्ब लगाई इन्होंने प्रेजेंट की। ओन सेट ऑफ द अकम्पनिस्ट हु लिव्ड, यहाँ पास्ट की, ठीक है। डांसर्स एंड ट्रेवल्ड, यहाँ भी पास्ट है, ठीक है। प्लेस टू प्लेस, ओन बाय दे गेव, ये भी पास्ट है। मतलब हर जगह पास्ट है। रेनेसा आगा मतलब पास्ट टाइम की बात करी जा रही है, तो भाई हैव का कोई मतलब नहीं उठता यहाँ पर। यहाँ पे भी की जानी चाहिए हैड, है ना। होगा सर यहाँ पे।
हाँ, तो ए पार्ट में दिक्कत आ गई आपकी। यही थी प्रॉब्लम सर जो अब आ रही हैं, आप इन्हें क्लियर कर रहे हो, यही थी बस। This is turned out to be one of most successful project। इज टर्न्ड तो नहीं होगा क्योंकि आगे जो है पैसिव सेंस दे नहीं रहा है। पैसिव होता तो इज टर्न्ड हो जाता। एक्टिव है तो फिर थर्ड फॉर्म आप परफेक्ट देंगे, है ना। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड वी हैव मेड क्वाइट लार्ज प्रॉफिट। एक्टिव सेंटेंस है तो यहाँ पर हमको हैज देना पड़ेगा। बी फॉर्म की वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म आ रही, इसका मतलब पैसिव होना चाहिए था। आगे पैसिव का कोई स्ट्रक्चर है नहीं, इसलिए इज को काटिए, हैज लगाइए, मामला सही। ए पार्ट में दिक्कत। ही इज गिवन मी, आगे बाई वाई तो कुछ है नहीं, पैसिव का कोई सेंस नहीं है, यहाँ भी गड़बड़ मामला है। हैज कर दीजिए, सही हो जाएगा मामला इज की जगह पर। और तो कुछ है नहीं, कहीं पर दिक्कतें नहीं है कोई। डॉक्यूमेंट्स टू बिफोर द प्रेजेंटेशन है ही नहीं। सिंस द ट्रिप होम, सिंस द ट्रिप होम, was expensive, I did not went home। Did not went नहीं होगा। Did not दादे went डिड तो होगा। लगा हुआ है, जब डिड लगा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी V1, है ना। गो, गो करना पड़ेगा। आई डिड नॉट गो होम, क्योंकि डिड के लेकिन साथ फिर में पास्ट तो नहीं लगनी चाहिए, वो क्या में आती है टाइम। फिर यहाँ पास्ट का आ गया ना, डिड नॉट गो होम। अभी पास्ट इंडेफिनिट में, तो अब यहाँ सेंस का वो परफेक्ट में या कंटिन्यूअस में जाना चाहिए, जो फर्स्ट पार्ट है ये। नहीं तो उससे एक मतलब है कहाँ, आपका यहाँ से आई से चालू नहीं होगी दूसरी क्लास सर, आई से दूसरी क्लास चल रही, और सिंस का मतलब चूंकि यहाँ आएगा। जी अच्छा अच्छा, सही समझ रहे हैं, यहाँ से मामला अलग है, ये मामला है इनका। क्लियर। आई डिड नॉट अलग है, एक ही में थोड़ी सिंस लगा हुआ है। ठीक। As she is late for work yesterday, yesterday आया है तो भाई आगे पास्ट इंडेफिनिट देना पड़ेगा हमको। तो इज का वाज कर दे, सही हो गया मामला। ये पार्ट में दिक्कत थी सर। यहाँ लीव फॉर ऑफिस देखना, इसमें सी पार्ट में, डी पार्ट में लीव फॉर ऑफिस टू स्किप ब्रेकफास्ट एंड लीव फॉर ऑफिस, यहाँ लेफ्ट होना चाहिए टू स्किप। शी डिसाइडेड टू स्किप ब्रेकफास्ट एंड लीव फॉर ऑफिस। यहाँ सही है, लेफ्ट नहीं होगा, लेफ्ट नहीं होगा, टू लीव कर सकते हैं। एंड जो कंजंक्शन है साइमल्टेनियस वर्ब को जोड़ता है, तो वहां आप टू जोड़ सकते हैं। सही है, ये जो है टू आप इसको जो है बियर इन्फिनेटिव भी कर सकते हैं और टू भी जोड़ सकते हैं, ऐसे भी सही है सर। ये सही है, यहाँ से नहीं टू, अब या इसको यहाँ से कनेक्ट करिए इतना जी, वहीं से होगा सर, बिल्कुल। टू स्किप ब्रेकफास्ट एंड लीव फॉर, तो ये टू जो है ऑटोमेटिक यहाँ चिपक गया आकर के। हाँ सही है सर। ओके सर। चलिए, ये तो हो गए 25 क्वेश्चन भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है अब भी? जी थैंक यू सर, सही है ये।
चलिए अब स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का पोर्शन। हम तो ये सोच रहे थे कि आप लोग सब बढ़िया सीनियर सिटीजन, सीनियर साथी हैं, सब कर लिए होंगे, हमें सिर्फ 1-2 क्वेश्चन बताने पड़ेंगे। आपने तो पूरी मेहनत करवा ली, कोई बात नहीं। अरे सर ऐसी है। हिस्ट्री हिस्ट्री में आज क्या पढ़ना है हम लोगों को? न्यू क्लासिकल एज हो गया था, क्यों? और न्यू क्लासिकल भी हम लोगों ने टेस्ट भी कर लिया। अब पढ़ना है हम लोगों को रोमांटिक एज। मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी। यस सर। तो सेंसिबिलिटी में है फैनी जूम कर देना प्रॉब्लम्स। सर स्क्रीन को। पहले गुरुदेव ढूंढ लें कहाँ से पढ़ाना है, फिर जूम करते हैं। ठीक है। जे आ गया रोमांटिक पीरियड, है ना? दिखने लगा आप? यस सर। बड़ा बड़ा दिख रहा है? जी सर। यस सर क्लियर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रोमांटिक पीरियड। हम लोगों ये जो टॉपिक है कई बार पढ़े भी होंगे, और चूंकि विलियम वर्ड्सवर्थ साहब टीजीटी में प्रिस्क्राइब्ड राइटर हैं, तो उसकी वजह से जो है हमने इसके फीचर्स ऑलरेडी उनके बायोग्राफी, उनके वर्क्स में हम पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा हम डिटेल में स्टडी करेंगे। कोई भी पॉइंट जो है इसमें हम ऐसा छोड़े नहीं हैं जो कि एग्जामिनर चाहे क्वेश्चन बनाना और वो हमने कवर न किया हो। हालांकि जब टफ लेवल बनाया जाता है किसी पेपर का, तो कुछ ऐसे पॉइंट उठाए जाते हैं, ऐसे पॉइंट से जो है क्वेश्चन रेज किए जाते हैं जहां जनरली जो है एस्पिरेंट पहुंच नहीं पाता है। और वह क्वेश्चन जो है इसलिए नहीं दिए जाते हैं कि आप जो है उनको करो, वह क्वेश्चन सिर्फ कठिनता का स्तर बनाने के लिए ही दिए जाते हैं। जबकि उन क्वेश्चंस को जो है जो गुरुजन लोग बड़ी बड़ी कोचिंगों में जिनका बड़ा नाम है उनसे भी कह दिया जाए कि 2-4 क्वेश्चन जो आए हैं इनको ऑन द स्पॉट बिना बुक देखे सॉल्व करो, तो बहुत आसान उनके लिए भी नहीं रहता है। तो वो क्वेश्चन पे हम बिल्कुल नहीं जाते। ऐसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको कोई नहीं कर पाता, हम उन क्वेश्चंस पे जाते हैं जो क्वेश्चन हमारे अंडर कवर में होते हैं और पूछे जाते हैं। देखो बात हमने देखा है जनरली एस्पिरेंट्स में कि सिलेक्शन में वे साथी ज्यादा पीछे हो जाते हैं जो जनरल क्वेश्चन गलत कर देते हैं। जनरल क्वेश्चन जो गलत कर देते हैं ये ज्यादा पीछे हो जाते हैं। जो टफ क्वेश्चन है वो आपके लिए टफ नहीं है, वो सबके लिए टफ है। अगर वहां से गलती आपकी होती है तो बहुत ज्यादा आपकी सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन अगर भाई साहब विलियम शेक्सपियर की डेट ऑफ बर्थ गलत करके आए हो, लिरिकल बैलेट की पब्लिशिंग डेट गलत करके आए हो, लिरिकल बैलेट के सारे जो है वर्जन गलत करके आए हो, तो ये आपको बहुत पीछे ले जाएंगे। और जनरली हम लोग करते क्या है, नया पढ़ने के चक्कर में जो पुरानी चीजें होती है, जनरल चीजें होती हैं, उस पे जो है अपना केंद्रीकरण कम कर देते हैं। और कठिन वाले क्वेश्चन 2-4 जहां से बनते हैं वो भले हम उनको याद कर लें, कवर कर लें, लेकिन जनरल क्वेश्चन जहां आपने गलत किया तो आप जो है कई हजार एस्पिरेंट से तुरंत पीछे चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है दोनों चीजों को कवर करने की कोशिश की है, नॉर्मल रेंज भी और टफ लेवल भी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कोई कुछ कह रहा है? चिड़िया की आवाज आ रही, नहीं कह रहा हो तो कृपया जो है माइक बंद कर लें। रोमांटिक पीरियड क्या है? देखिए रोमांटिक पीरियड का एज से संबंधित जो है थोड़ा डिफरेंट बुक में आपको अलग अलग मिला। कहीं कहीं पर आपको जो 1785 से जो है 1830 मिल जाएगा, कहीं कहीं पर जो है आपको जो है 1700
98 से 1830 मिल जाएगा, और कहीं कहीं पर 1798 से जो है 1837 मिल जाएगा। हालांकि ईयर से क्वेश्चन जो है बनाना मुश्किल है, क्योंकि ये जो है लगभग जो क्रिटिक्स हैं, जो भी लिटरेरी पर्सन है, वो अलग अलग मानते हैं। 98 से इसलिए माना जाता है क्योंकि लिरिकल बैलेट पब्लिश होता है। 85 से इसलिए माना जाता है क्योंकि एरा हमने जो है अभी पहला पढ़ा था सेंसिबिलिटी का, उसके बाद से एरा इसको मान लेते हैं। 30 तक इसलिए माना जाता है क्योंकि वाल्टर स्कॉट जो है, इसका जो इंड है, वाल्टर स्कॉट जो इसके बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर माने जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है 1830 में। तो कुछ लोग इसको मानते हैं कि 1830 से जो है रोमांटिक एरा खत्म हो गया। हालांकि विलियम वर्ड्सवर्थ तो बाद में मरे, वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ तक के मान लिया जाता है कि खत्म हो गया। अच्छा, 1837 क्यों माना जाता है? क्योंकि विक्टोरियन जो है वहां पर थ्रोन को करते हैं, सिंहासन पे आती हैं, तो उसके बाद से विक्टोरियन माना जाता है, उसके पहले का सारा जो है रोमांटिक माना जाता है। तो ये 2-3-4 थ्योरी है, सबकी अलग अलग जो है, किसी का माई का 1785 इसलिए भी माना जाता है सर कि 3 रोमांटिक पोइट आ जाते हैं, जेम्स थॉमसन का अर्लीस्ट वर्क आ जाता है, वहां से रोमांटिसिज्म की फीलिंग्स अपीयर होती हैं। और 1832 में फैक्ट्री एक्ट आ जाता है, इसलिए विक्टोरियन पीरियड की शुरुआत होती है, तो इसलिए भी 1832 माना जाता है। 37 में क्वीन विक्टोरिया आ जाती हैं। सही सही। तो ये 2-3 चीजें आपको मिल सकती हैं, 1798 और 1785 दो शुरुआत का, और इंड जो है आपको 30, 32 और 37 ये तीनों मिल सकते हैं, है ना, ये तीनों मिल सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन कोई बनना चाहिए नहीं, लेकिन अगर बनता है तो ये तीनों थ्योरी आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन का जो सेंस है उसके आधार पर चीजों को आप लगाइएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। द रोमांटिक पीरियड फ्रॉम 1798 to 1832 AD in English literature is movement that emerged in the late 18th century. सेंचुरी पूछ लेता है आपको, 18th सेंचुरी से बिलोंग करता है, and reached its peak during the early of mid 19th century. तो ये 18th सेंचुरी एक ऐसे क्वेश्चन बना है, आप मुझे यह नहीं याद है किस एग्जाम का है वो, कि जो रोमांटिक पीरियड है वो किन किन सेंचुरीज के बीच में रहता है। तो 18th 19th ध्यान रखिएगा, वहां पर 16th 17th और 17th 14th इस तरह से ऑप्शन दे रखेगा। 18th और 19th ये आपको ध्यान रखना है। इट इज द कैरेक्टराइज बाय द फोकस ऑन इमोशंस, इंडिविजुअलिज्म, इमेजिनिज्म, नेचर आदि पर जो है बहुत ज्यादा जो है फोकस किया गया था। बाकी कुछ चीजों के अगेंस्ट भी था, कुछ धारणाओं को ब्रेक किया गया। कौन कौन सी? रैशनैलिटी, इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट और रैशनैलिटी ये किस पीरियड की पहचान है? क्यों ये किस पीरियड की पहचान? न्यू क्लासिकल की। इसको इनको जो इन्होंने ब्रेक किया रोमांटिसिज्म के जितने भी राइटर थे, और इसीलिए माना जाता है कि रोमांटिक पीरियड जो है न्यू क्लासिकल के अगेंस्ट जो है ये रेच हुआ था। The movement was characterized by celebration of nature, common man, focused on individual experiences and idealization of women and embrace isolation and melancholy. तो ये जो फीचर है, क्या क्या चीजें जो है रोमांटिक एज में लिटरेचर में डिपिक्ट की जाती थी, उनमें कुछ चीजें जो सामने दी हुई हैं। पहला क्या हमने बताया आपको? नेचर को सेलिब्रेट किया गया, कॉमन मैन को सेलिब्रेट किया गया, और इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस, लिरिक वगैरह खूब लिखे जा रहे थे। खुद जो है पोइट अपनी इमोशंस दिखा रहा था, और वोमेन को आइडलाइज किया गया। अगर आपसे पूछ ले कि वोमेन का आइडलाइजेशन किस एरा की पहचान है, तो वहां पे ध्यान दीजिएगा कि ये रोमांटिक एज होगी। एंड आइसोलेशन या मेलैंकोलिक, बड़ा ही चिंतनशीलता, अकेले में बैठा पोइट कहीं पर झरने पहाड़ी में देख रहा है, कुछ एक एक बूंद को निहार रहा है, और उस बूंद में जो है कुछ उसको नजर आ रहा है, और वहां से चीजें निकल के आ रही हैं।
द टर्म रोमांटिसिज्म डज नॉट स्टेम डायरेक्टली फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ लव। जो ही रोमांटिक बात करते हैं भाई रोमांटिक मूड में है तो तुरंत दिमाग में आता है कि ये लव प्यार की बातें होंगी। सीधे लव प्यार का मतलब नहीं है रोमांटिसिज्म का, फिर क्या है? रेदर फॉर्म ऑफ फ्रेंच वर्ड। आपसे ये पूछ लिया जाए कि रोमांटिसिज्म आया किस वर्ड से है, ध्यान रखिएगा फ्रेंच वर्ड से है। क्यों ये सारी चीजें ध्यान रखनी है कि रोमांटिक पीरियड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है इंग्लिश लिटरेचर में, क्योंकि यहाँ से जो है एक राइटर अपने जो है इसमें टीजीटी में प्रेस्क्राइब्ड हैं। और इसके पहले जो एज हमने देखी एलिजाबेथन, वहां पर शेक्सपियर साहब हैं इसलिए वो एज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वर्ड्सवर्थ साहब हैं इसलिए ये एज इंपॉर्टेंट है। बाकी जो उधर हम जा रहे हैं रेस्टोरेशन में और कॉमनवेल्थ में तो वो मिल्टन साहब लिए पड़े हैं बहुत सारा पोर्शन, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। तो ये वर्ड किस एज लैंग्वेज का है? फ्रेंच का है। जिसका मतलब क्या है? वर्ड जो आता किस वर्ड से आया है? रिमाउंट से आया है। इसका मतलब क्या है? अ रोमांटिक स्टोरी टोल्ड इन वर्स। इसका मतलब क्या है कि एक कोई रोमांटिक स्टोरी जो एक वर्ष में बताई गई हो, एक लयबद्ध तरीके से बताई जाती हो, इसका मतलब ये है। आपसे पूछ लिया जाए कि रोमांटिसिज्म का मतलब क्या है, तो अ रोमांटिक स्टोरी टोल्ड इन वर्स, ये ऑप्शन में होगा। और ऑप्शन में भी दिया होगा कॉन्सेप्ट ऑफ लव, फीलिंग ऑफ लव। तो दिमाग वहां पर जाए ना, गड़बड़ाए ना, सारी चीजें घर में रख के जाइएगा। यहाँ पर जो चीजें पढ़ी हैं वही चीजें दिमाग में हो, कहीं पुराने दिन याद न कर लीजिएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा, है ना श्रीपाल सर? सही कह रहे हो सर तो सही है। हाँ तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा जी। ओके सर। रोमांटिसिज्म फोकस्ड ऑन इमोशन, किस पे फोकस करता है? इमोशंस पे, इनर लाइफ पे। द राइटर एंड ऑफन यूज ऑटोबायोग्राफिकल मटेरियल इन फॉर्म्स, इसमें ज्यादातर ऑटोबायोग्राफिकल वर्सेस भी लिखे गए हैं। वर्क आर इवन प्रोवाइड अ टेम्पलेट फॉर इट अनलाइक ट्रेडिशनल लिटरेचर एट द टाइम। द रिटर्न ऑफ नेचर, इसका जो है एक मेन थीम रहता है, इसीलिए माना जाता है कि रूसो का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इस एज पर है और विलियम वर्ड्सवर्थ पे भी रूसो का बहुत ज्यादा प्रभाव माना जाता है। द रोमांटिक पीरियड आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय आइडिया ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। दो चीजें ज्यादा प्रभावित करती हैं। रिटर्न टू नेचर सर ये भी तो आ जाता है, तो फिर इसमें वो रूसो का ही आएगा कि ये रूसो ने कहा था। अरे साहब वही तो हम बता रहे हैं, रूसो का प्रभाव दिखने को मिल जाता है आपको, वही चीजें हम बता रहे हैं ना। अगला अगर हम बात करें कि अच्छा इस पूरी एज को दो तीन चीजें और भी आप ध्यान दे लीजिएगा। इसे जो है फ्लोरा, ये चीज मैं लिखे दे रहा हूँ, हालांकि ये चीज आप लोग पढ़े होंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। फ्लोरा एंड फौना पढ़े हैं ना? क्यों? यस सर। क्या होता है? किसी विशेष क्षेत्र में उगने वाले पौधे होते हैं और नीचे एनिमल। हाँ एनिमल्स और पौधे एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले। तो जो कि जो इस काल के जो राइटर थे तो वो पर्टिकुलर किसी एरिया की नेचर की ब्यूटी को वो दिखाते थे, पेड़ पौधे, वहाँ के प्राकृतिक वातावरण। इसलिए जो है इस एज को फ्लोरा एंड फौना का एज भी माना जाता है। ये चीज दिमाग में बना लीजिए, नेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। फ्लोरा एंड फौना किसे कहते हैं? तो रोमांटिक पीरियड को कहते हैं। एक चीज हो गई। दूसरी चीज एक ये है, इस एज के जो राइटर थे वो अपने में ही खोए रहते थे, हर जगह प्रकृति को ही दिखाते रहते थे, नेचर की ही सुंदरता को डिपिक्ट करते थे। उनको पता ही नहीं था कि भूखमरी भी है, समाज का एक तबका ऐसा है जो भूखों मर रहा है, समाज में बेरोजगारी भी है, समाज में जो है कुछ धर्म अधर्म की भी चीजें हो रही हैं, समाज में राजनीति भी हावी हो रही है, कुछ घट बढ़ रहा है, चर्च में भी कुछ अच्छा बुरा हो रहा है, किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। तो वो सिर्फ नेचर को करते। तो ये माना जाता है, क्रिटिक्स मानते हैं कि इस एज के जो राइटर थे वो जिम्मेदारियों से अपने आप को विमुख कर लिए, उनको इन चीजों को भी उठाना चाहिए था। ऐसा नहीं कि व्यक्ति जो है प्रकृति की सुंदरता देख करके सुन करके सब जिंदगी उसी में चलती रहेगी, अन्य भी चीजें तो चाहिए उसको, अन्य चीजों को इन्होंने स्किप किया।
तो इसीलिए जो है इनका नाम स्केपिस्ट भी माना जाता है, स्केपिस्ट, ये ध्यान रखिएगा। स्केपिस्ट। तो दो तीन चीज स्केपिस्ट, तो इसके ये जो एज ऑफ स्केपिस्ट की अगर पूछ ले किसे कहा जाता, स्केप सर स्केपिस्ट फ्रॉम रियलिटी, जी स्केपिस्ट फ्रॉम रियलिटी। हाँ, स्केपिस्ट फ्रॉम रियलिटी। अगर ये पूछा जाए कि स्केपिस्ट एज किसे कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि रोमांटिक एज के राइटर्स को स्केपिस्ट और इस पूरी एज को स्केपिस्ट एज भी माना जाता है। तो ऊपर जो है हम चीजों को तो देख ही रहे हैं यहाँ पर कि किन किन चीजों को डिपिक्ट किया जाता है, लेकिन करेक्टराइजेशन में अगर ये चीज भी आपको लिखी मिल जाए कि फ्लोरा एंड फौना, तो फिर हमारे दिमाग में तो यही है, तो एक विशेष क्षेत्र का पौधा और जानवर की बात कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये इसी एज के नाम से भी इसको जाना जाता है, फ्लोरा एंड फौना एंड स्केपिस्ट। क्लियर? जी। अगला है व्हाई द रोमांटिक पीरियड इज आल्सो नोन एज द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। क्यों भाई हम एज ऑफ वर्ड्सवर्थ मानते हैं, चलिए देखते हैं। हालांकि एक रीजन तो बहुत पहले से सबका रटा आया है, वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बैलेट। क्यों? ये तो सब लोग जानते हैं, वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बैलेट आता है, इसलिए हम इसको जो एज ऑफ वर्ड्सवर्थ जानते हैं। लेकिन कुछ और भी चीजें हैं, जैसे द रोमांटिक पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर इज समटाइम्स रिफर्ड टू द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ बिकॉज विलियम वर्ड्सवर्थ वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट ऑफ दिस एज। वो बहुत ही प्रभावी ऑथर थे, इस पीरियड के पोएट थे। प्लेड द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ द शेपिंग द मूवमेंट ऑफ इट्स एंड इट्स आइडियल। इसको जो है शेप देने में बहुत अच्छा अहम जो है रोल उनका रहा है। तो एक तो कारण आपका जो है हो गया ये वाला। दूसरा कारण क्या है, क्यों मानते हैं भाई, ये देख लिया जाए। विलियम वर्ड्सवर्थ along with the Samuel Tytler Coleridge published a collection of poems that's called Lyrical Ballad in 1798 which is considered as a landmark of the development of this romantic poem, जिसे जो है इस एज का रोमांटिक एज का लैंडमार्क माना जाता है। इसे जो है मैग्ना कार्टा ऑफ दिस एज भी माना जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ द रोमांटिक एज भी लिरिकल बैलेट को माना जाता है, जो कब आता है 1798 में विथ कोलैबोरेशन विथ एस.टी. कॉलरिज इन द डेवलपमेंट ऑफ रोमांटिक पोएट्री। द कलेक्शन emphasized the use of common language, everyday subjects, focus on experience and emotions of ordinary pupils। तो ये चीजें जो है इसमें फोकस करी, इन चीजों को फोकस किया गया था किस पे, लिरिकल बैलेट में। और ये लिरिकल बैलेट किसका था, वर्ड्सवर्थ का था, और इसलिए जो है इसको माना जाता है कि ये जो है वर्ड्सवर्थ की है। अब और कारण भी देख लेते हैं क्या क्या है। वर्ड्सवर्थ पोएट्री सेलिब्रेट द नेचर। वर्ड्सवर्थ की पोएट्री है नेचर को सेलिब्रेट करती है। इमेजिनेशन है वर्ड्सवर्थ की पोएट्री में, और पावर ऑफ इंडिविजुअलिज्म ऑफ इंडिविजुअल्स माइंड, ये सारी चीजें जो है वर्ड्सवर्थ की पोएट्री में दिखाई गई हैं। इसलिए भी माना जाता है कि वर्ड्सवर्थ की एज जो है ये है। बिलीव दैट पोएट्री शुड बी द स्पॉन्टेनियस वर्कफ्लो। वो ये मानते हैं कि जो पोएट्री क्या है, एक सहज निकलने वाले विचार है। स्पॉन्टेनियस मतलब सहजता से निकलने वाले जो विचार हैं वही क्या है, पोएट्री है। अगला देख लेते हैं। वर्ड्सवर्थ आइडियाज एंड पोएटिक स्टाइल embodied many of the key characteristics of the romanticism. His poems often depicted the beauty of grandeur of the nature world, explore the connection between, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, between the nature and the human mind। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्ड्सवर्थ जो है कि जो पोइट्री है वो किसके किसके बीच में कनेक्ट करती है, नेचर एंड मैन, नेचर एंड सुपरनेचुरल, नेचर एंड कॉमन मैन, नेचर एंड रस्टिक मैन, या रस्टिक पीपल। और जहां रस्टिक पीपल दिया आपका दिमाग तुरंत का तुरंत जो है कॉमन मैन पे जाएगा या रस्टिक पे जाएगा, जबकि है क्या, बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन माइंड। ये चीज दिमाग में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और प्रीवियस में अगर आप पढ़ा है आपने तो वहां से आपको क्वेश्चन मिला भी होगा। एंड सेलिब्रेट द इंडिविजुअल सब्जेक्टिविटी एक्सपीरियंसेस and emotions. Due to his influence role of shaping the movement and his embodiment of romantic ideas,
Romantic period is sometimes referred to the age of Wordsworth. However, it's important to note that other writers and poets of the time, such as Coleridge, Keats, Shelley, Byron, also made the significant contributions of the Romantic movement, each with their own unique perspectives and styles. यहाँ पर आपने देखा होगा कि सिर्फ वर्ड्सवर्थ ही नहीं, वर्ड्सवर्थ के अलावा जो है कई और राइटर हैं, जैसे कीट्स, शैली, बायरन, ये लोग भी जो है अच्छा खासा योगदान दिए हैं। हालांकि रोमांटिक एज को जो है हम दो भागों में बांट करके भी पढ़ते हैं, एक तो प्री रोमांटिक और दूसरी पोस्ट रोमांटिक। तो जैसे ये एस.टी. कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, ये सब जो है प्री रोमांटिक माने जाते हैं, और कीट्स, शैली, बायरन ये सब पोस्ट रोमांटिक, मतलब रोमांटिक एज के बाद वाले का जो हिस्सा है, रोमांटिक एज को अगर दो भागों में बांटे तो उसमें जो है लोग आते हैं। इन्हें जो है यंगर पोइट भी कहा जाता है, इन लोगों को यंगर पोइट भी कहा जाता है। आगे जो है व्हाट इज द हिस्टोरिक बैकग्राउंड ऑफ द एज, ये थोड़ा बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हमारे दिमाग में जब तक ये चीजें आएंगी नहीं तब तक के चीजें हम एक क्रोनोलॉजी दिमाग पे बन नहीं पाती। जैसे कि इसके पहले जो है ट्यूडर डायनेस्टी को जो है होनोवर्ड डायनेस्टी आई, और होनोवर्ड डायनेस्टी ही आगे चल रही है, और जॉर्ज तक के जो है होनोवर तक के चलती है। आगे देखो, सबसे पहले आए हैं जॉर्ज सेकंड, ये कब आते हैं 1727 से 60 तक रहते हैं। इन्हीं से जो है आगे ये आती है सेंसिबिलिटी के बाद, तो ये होनोवर डायनेस्टी यहीं से स्टार्ट हो जाती है। और फिर जॉर्ज थर्ड 1760 से 1820 तक, फिर जो है जॉर्ज फोर्थ होनर डायनेस्टी से ही है 1820 से 1830 तक, फिर विलियम फोर्थ, हालांकि एज यहाँ तक समाप्त मानी जाती है, लेकिन इसके बाद जो है जो विलियम फोर्थ हैं ये होनोवर डायनेस्टी से ही है, ये जो है 1830 से 1837 तक की। हालांकि ये विलियम फोर्थ इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ये रोमांटिक एज के लास्ट जो है शासक माने जाते हैं। और दूसरा एक क्वेश्चन बन जाता है कि किसके बाद जो है क्वीन विक्टोरिया आती हैं, विक्टोरिया के पहले कौन होता है। क्वेश्चन जो है ये आपको मिला होगा कि व्हिच किंग्स बिलोंग टू बिफोर विक्टोरिया, तो ये जो है आपके विलियम फोर्थ ही है, विलियम फोर्थ के बाद क्वीन विक्टोरिया आ जाती है। ये जो है आगे का है आपका अदर इंसिडेंट्स ऑफ दिस पीरियड। ये तो कुछ किंग रहे हिस्टोरिक बैकग्राउंड से, और कुछ ऐसी घटनाएं रही हैं रोमांटिक एज में जो कि ये महत्वपूर्ण है कि क्या क्या चीजें हमारे क्वेश्चन में यहाँ से पूछी जा सकती हैं। जैसे कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये पूछ सकती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन का इसके प्रभाव भी बहुत बड़ा रहा है पूरी एज पे। 1789 से 1799, 1789 1799 एक फ्रेंच रेवोल्यूशन है। हालांकि डिटेल में भी इसमें हमने कुछ दिया है, लेकिन बहुत ज्यादा चीजें हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई, और ये रोमांटिक पीरियड की महत्वपूर्ण घटना है। दूसरा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हालांकि जो इंडस्ट्रियलिज्म और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दोनों में फर्क है। इंडस्ट्रियलिज्म की अगर बात कर ली जाएगी तो आप सीधे विक्टोरियन एज पर पहुंच जाएंगे, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात अगर कर दी जाएगी तो जो है आप रोमांटिक एज में रहेंगे। ये ध्यान रखिएगा, 18th सेंचुरी से बिलोंग करता है। द नेपोलियन वार 1803 टू 1815, हालांकि नेपोलियन वार को पढ़ने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन टीजीटी में बनने के क्वेश्चन कहाँ के चांसेस कम है, वो सब हायर में बनते हैं। हमारे लिए बस इतना महत्वपूर्ण है कि रोमांटिक एज में जो है कौन सी घटनाएं हुई थी। नेपोलियन वार हुआ था, कब हुआ था? 1803 टू 1850। द इनलाइटमेंट, द रोमांटिक पीरियड वाज द रिएक्शन अगेंस्ट द रैशनैलिटी, क्योंकि ये जो इनलाइटमेंट था ये था न्यू क्लासिकल का, और न्यू क्लासिकल में मॉरलिटी और तमाम चीजें, टीचिंग की चीजें बताई जाती थी, तो ये उसके जो है अगेंस्ट चीजें जो है ये लेकर के आए थे। कौन से? रोमांटिक एरा वाले। पॉलिटिकल एंड सोशल मूवमेंट, द रोमांटिक पीरियड कंसीडर द वेरियस पॉलिटिकल एंड सोशल मूवमेंट सच एज द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। इसी पीरियड में जो है स्लेवरी का एवोल्यूशन होता है। द फाइट वुमेन्स राइट, वुमेन्स राइट्स जो है काफी निकल के आ रहे थे कि महिलाओं के भी अपने कुछ
अधिकार होनी चाहिए, एंड द रेज ऑफ नेशनलिज्म, और राष्ट्रवाद की भावना जो है काफी डेवलप होने लगी, क्योंकि इसके पहले तो लोग जो है सिर्फ रिलीजनिज्म कर सकते, रिलीजन पे ज्यादा फोकस था, लेकिन यहाँ से चीजें जो है एक अपने अपने देश भावना, देशभक्ति की भावनाएं जो है निकल करके सामने आने लगी थी। सोशल कंडीशंस, द एंड ऑफ द लॉन्ग वॉर बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस रिजल्ट इन लो वेजेस, बहुत ही कम वेजेस हो गई, हैवी टैक्सेशन आ गया, एंड द अनएम्प्लॉयमेंट काफी बढ़ गया। द मस्करे ऑफ पेटरलू, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, मस्करे ऑफ पेटरलू एंड राइट्स ओवर द रिफॉर्म ऑफ बिल 1832 रिजल्टेड कंप्लीट आउट ऑफ इंग्लैंड, अस्त व्यस्त कर दिया इंग्लैंड को। तो ये कब आता है? रिफॉर्म बिल 1832 और पेटरलू राइट्स जो है तभी की ये घटना मानी जाती है। तो आज के इस सेशन में हिस्ट्री में हम यहीं तक के रखेंगे, आगे हम पढ़ेंगे लिटरेरी फीचर्स ऑफ द एज। इस एज में अभी तक के हम लोगों ने रोमांटिक एज को समझा, उसके कुछ फीचर्स समझे, और इसके हिस्टोरिक बैकग्राउंड को हम लोगों ने समझा। हिस्टोरिक बैकग्राउंड के साथ साथ में कुछ जो हिस्टोरिक इंसिडेंट्स थे वो हम लोगों ने जाने, और कल जो है, कल के सेशन में हम लोग जो है इसके लिटरेरी फीचर देखेंगे कि कैसे कैसी राइटिंग्स थी, कौन कौन सी डिवाइसेस यूज होती थी, कौन कौन से राइटर वहां पर थे। तो आज का सेशन यहीं तक के, मिलते हैं आप लोगों से कल एज यूजुअल। थैंक यू Thank you, sir. हैव अ गुड डे। Thank you, sir. Good evening.